अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। मुझे मिस्र आए चंद दिन ही हुए थे और यहाँ आने के बाद जो बात मेरे कानों में आई थी वो मेरे होश उड़ा गई थी। मिस्र में बहुत से लोगों की सल्तनत अभी तक कायम थी। अभी भी यहाँ पर राजा महाराजा की सल्तनतों का रिवाज था, लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं था जैसे पहले के ज़माने में दरबार लगा करते थे और बादशाहत चलती थी। लेकिन आज भी यहाँ पर बादशाह के ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखने वाले मिस्री शहज़ादे मौजूद थे। इनका रहन सहन, इनकी दौलत, इनकी औरतें, इनकी कनीज़ें, इनकी मुलाजमाएँ, सब कुछ पहले के बादशाहों जैसा ही था। इस जदीद दौर में बस इनका तर्ज़ ज़िंदगी बदल गया था, बाकी हर चीज़ विरासत में मिली हुई थी। मैं यहाँ पर पाकिस्तान से नौकरी के लिए आया था, लेकिन यहाँ आने के बाद जो नौकरी मुझे दी गई थी वो मुझे हैरान कर गई थी। मेरे 14 तबक रोशन हो गए थे। जब मुझे इस नौकरी की ऑफ़र की गई थी, मैं देखने में बहुत हसीन मर्द था। इस वजह से मुझे फ़ौरन ही इस नौकरी के लिए तलब कर लिया गया था। मैं जगह जगह नौकरी की तलाश में घूम रहा था कि अचानक ही मुझे एक आदमी मिला और इसने मुझे सामने से नौकरी करने की ऑफ़र कर दी। मैं हैरान रह गया कि ये आदमी मुझे एकदम से ऐसे कैसे नौकरी की ऑफ़र कर सकता है। मैं इस ऑफ़र को रद्द नहीं कर पाया और इसके साथ ही चल पड़ा। वो आदमी मुझसे मेरे बारे में पूछता जा रहा था कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैंने कहाँ तक तालीम हासिल की हुई है। मैं यही समझा कि कोई ऑफिस वर्क का काम होगा या फिर किसी मुलाजमत पर मुझे रखा जाएगा, लेकिन मैं नहीं जानता था कि मैं किसी महल के अंदर जा रहा हूँ जहाँ पर बादशाह, वजीर, शहजादे और शहजादियाँ होंगी। मैं बिल्कुल खामोशी के साथ एक बहुत हसीन जगह पर आ गया था। मिस्र में ऐसी जगह भी मौजूद हैं, मैंने तसव्वुर में भी नहीं सोचा था। मैं आंखें फाड़े चारों जानब निगाहें घुमाकर देख रहा था। वो महल देखने में बहुत हसीन था। मैं इस आदमी के साथ साथ कदम ब कदम चलता हुआ अंदर दाखिल हो गया था। सामने ही बहुत खूबसूरत से कालीन बिछे हुए थे और एक हसीन मंजर पेश कर रहे थे। इस हसीन मंजर में मैं डूबता ही जा रहा था। वो आदमी मुझे लेकर एक मखसूस कमरे में आ गया था। वो कमरा भी अपनी मिसाल आप था। उसने मुझे वहां पर थोड़ी देर बैठने के लिए कहा और कमरे से चला गया, जबकि मैं चारों जानब निगाहें घुमाकर इस कमरे की खूबसूरती में ही खो गया था। पाकिस्तान में मैंने ऐसी हसीन जगह आज तक नहीं देखी थी, ना ही ऐसी जगह कि जिसके बारे में मैंने सुना था। ये तो हकीकी दुनिया से बहुत ही अलग दुनिया थी जो मुझे मशहूर करती जा रही थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं पिछली सदी में आ गया हूँ, जहाँ पर बादशाह महाराजा हुकूमत किया करते थे। थोड़ी देर बाद ही दो औरतें इस मखसूस कमरे में दाखिल हुईं। किसी की आहट पर मैं फौरन ही अपनी जगह से खड़ा हो गया था और मुड़कर जैसे ही मैंने देखा तो मेरी आंखें चुंधिया कर रह गई थीं। वो दोनों औरतें शाही लिबास में थीं। इनका लिबास अपनी कीमत खुद बता रहा था। वो दोनों औरतें हूर को मात देने वाली खूबसूरती रखती थीं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी ऐसी खूबसूरत लड़कियां नहीं देखी थीं। इन दोनों लड़कियों में से एक लड़की बिल्कुल मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगी। मेरा दिल यकदम ही खौफ से लरज कर रह गया कि ना जाने मैं कहाँ पर आ गया हूँ। वो लड़की मुझसे मेरा नाम पूछने लगी। मैंने खुद को मजबूत किया और एतमाद से इस औरत को जवाब देने लगा कि मेरा नाम फराज अहमद है। मैं पाकिस्तान से नौकरी के लिए आया हूँ। आपके एक बंदे ने मुझे रास्ते में नौकरी की ऑफ़र की थी, जिसकी वजह से मैं इसके साथ यहाँ दौड़ा चला आया, क्योंकि मुझे नौकरी की अशद ज़रूरत है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगा। मेरी बात सुनकर वो लड़की कहने लगी, तुम्हें हमारे मुलाजिम ने नौकरी क्योंकि मुझे नौकरी की अशद ज़रूरत है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगा। मेरी बात सुनकर वो लड़की कहने लगी कि तुम्हें हमारे मुलाजिम ने नौकरी की नौयत समझा दी है। इस लड़की का लहजा बहुत कड़क था। मैं पल के लिए दोबारा सहम गया और सर नफ़ी में हिलाने लगा। नहीं मैम, वो सिर्फ मुझे यहाँ छोड़कर जा चुके हैं। उन्होंने मुझे कोई भी नौकरी की नौयत नहीं बताई है। मैंने फ़ौरन ही इनकी नफ़ी कर दी। उन्होंने एक बार फिर सर अस्बात में हिलाया और दोनों वहाँ से चली गईं। न जाने यहाँ पर मुझे किस नौकरी पर रखा जा रहा था। यही चीज़ें सोचकर मेरे औसान खता होने के दर पर आ गए थे। अब मैं यहाँ से निकलना चाहता था, क्योंकि मुझे अजीब अजीब से ख्यालात जहन में आ रहे थे।
थोड़ी देर बाद मुझे वही मुलाजिम अपने साथ एक और जगह ले गया। मैं इसको बताना चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ नौकरी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इसने मेरी कोई बात नहीं सुनी और मुझे अपने साथ यहाँ के शहजादे के पास ले गया। मिस्र के इस शहजादे के बारे में मैंने सुन रखा था, लेकिन आज अपनी आंखों से देखकर मुझे खुद की किस्मत पर यकदम ही रश्क सा आ गया था कि अचानक ही मेरे सामने सोने का कटोरा रख दिया गया था। मैं खामोशी से इस मिस्री शहजादे के सामने खड़ा हुआ था। मैं कभी आंखें उठाकर इसकी तरफ देख लेता था और कभी खौफ के मारे नजरें झुका लेता था कि कहीं इसे बुरा ही ना लग जाए। वो मुझे देखते हुए कहने लगा, हमारी शहजादी ने तुम्हें देखा है और वो तुम्हें पसंद कर चुकी है। तुम्हें यहाँ पर मुलाजमत के लिए रखा जाता है। तुम्हारा मुआवजा तुम्हारी सोच से बढ़कर तुम्हें मिलेगा। लेकिन अगर कोई मुझे शिकायत मेरी शहजादी की जानब से मिली तो यकीन मानो मैं तुम्हारा सर धड़ से जुदा करने में चंद सेकंड लगाऊंगा। वो शहजादा जिस अंदाज में मुझे देखकर बोला था, एक अजीब से डर की कैफियत मेरे पूरे जिस्म में सरायत कर गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी मैं खामोशी रहा। मैं जानता था कि अगर शाही खानदान में मुझे मुलाजमत मिल जाती है तो इसका मुआवजा मेरी सोच से भी बढ़कर होगा। इसीलिए मैंने तहैया कर लिया था कि मैं यहीं पर नौकरी करूंगा। अब अगर किस्मत ने मुझे एक मौका दिया ही था तो मैं इस मौके को ऐसे ही नहीं गंवाऊंगा और इन्हें शिकायत का कोई मौका नहीं आने दूंगा। मुलाजिम ने मुझे सारी बातें समझा दी थी कि मुझे किस वक्त यहाँ पर आना है और मेरी वापसी किस वक्त यहाँ से हो जाएगी। मैं खुशी खुशी इस महल से बाहर आ गया था और जहाँ मैं ठहरा हुआ था वहाँ चला गया था। घर पहुँचते ही मैंने अपनी माँ और बहनों को इत्तला दे दी थी कि मुझे यहाँ पर नौकरी मिल गई है। वो लोग भी ये बात सुनकर बहुत खुश हुई थी। जब इन लोगों ने मुझसे नौकरी की नौयत के बारे में दरियाफ्त किया और किस तरीके की नौकरी मिली है ये पूछा तो मैं यकदम ही गड़बड़ा सा गया, क्योंकि मुझे अभी खुद भी ये मालूम नहीं था कि मुझे शहजादी की क्या खिदमत करनी है। फिर मैंने कुछ सोचते हुए बताया कि मुझे एक घर के अंदर मुलाजमत पर रख लिया गया है, जहाँ पर मुझे ख़वातीन के काम करने होंगे। इन्हें बाजार लेकर जाना होगा, इनके हर छोटे मोटे काम सर अंजाम देने होंगे, इनकी ज़रूरत की चीज़ें लाकर इन्हें देनी होगी। मेरी माँ ये बात सुनकर मुतमईन हो गई और मैं भी सुबह जल्दी जाने के लिए रात को जल्दी ही सो गया। सुबह मैं वक्त से पहले ही इस महल में पहुंच चुका था। वहां आने के बाद मुझे अजीब सी कैफियत ने आन घेरा था, क्योंकि सब लोग ही मुझे अजीब सी निगाहों से देख रहे थे। मैं किसी को भी अपनी कैफियत बताने से कासिर था। मैं सीधा इस आदमी के पास ही पहुंचा था जो मुझे यहाँ तक लेकर आया था। इस आदमी ने मुझे वक्त से पहले ही यहाँ देखा तो शाबाशी देते हुए शहजादी के कमरे तक ले आया। जब वो मुझे शहजादी के कमरे में लेकर आया तो मैं हैरान रह गया और मैंने इसकी जानिब देखते हुए कहा कि मैं तो एक मुलाजिम हूँ और एक मर्द भी, मुझे शहजादी के कमरे में इस वक्त क्यों छोड़ा जा रहा है। मेरी आवाज़ में हैरत का अंसर मौजूद था, क्योंकि मैं वाकई बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका था। मेरी बात सुनकर वो आदमी कहने लगा कि तुम्हें अंदर जाने के बाद सारी चीज़ें खुद ही समझ आ जाएंगी, इस नौकरी की नौयत भी और यहाँ पर रहने का तरीका भी। शहजादी तुम्हें पसंद कर चुकी है, जिसकी वजह से मैं तुम्हें नौकरी मिली है यहाँ। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम इनकी खिदमत दिलो जान से करो, ताकि तुम्हारी नौकरी यहाँ पर पक्की हो जाए और तुम्हारा मुआवजा भी बढ़ जाए। मेरे दिल में यकदम ही लालच सी आई थी। मैं इस आदमी की बात सुनकर खुशी खुशी बिना दरवाजे को नॉक किए शहजादी के कमरे में दाखिल हो चुका था, लेकिन फौरन ही मुझे शर्मिंदगी ने आन घेरा था, क्योंकि शहजादी अपने कपड़े तब्दील कर रही थी। मैं फौरन ही हड़बड़ा कर वापस बाहर चला गया और ख़ुद को 100 सलावातें देने लगा कि ऐसी भी क्या मुझे जल्दी मच गई थी कि बिना दरवाजे को नॉक किए मैं कमरे के अंदर ही दाखिल हो गया हूँ। थोड़ी देर तक मैं वहीं पर खड़ा खुद को मजबूत करने लगा कि मुझे अब कमरे में जाकर इनसे माफ़ी मांगनी होगी। लेकिन अभी मैं दरवाजे को नॉक करता, इससे पहले ही अंदर से एक बारीक सी आवाज़ आई कि कमरे के अंदर आ जाओ। मैंने गहरी सांस हवा के सुपुर्द की और दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हो गया। अंदर मौजूद वो लड़की जो यहाँ की शहजादी थी, वो देखने में बला की हसीन थी। एक पल को तो इसको देखकर मैं मबहूत हो गया था। वो लड़की देखने में बहुत ज़्यादा हसीन थी, जिसकी वजह से मैंने अपनी निगाहें इस पर से हटा नहीं पा रहा था। जब इसने मुझे इतना ज़्यादा मदहोश देखा तो वो कदम ब कदम चलती हुई बिल्कुल मेरे ऐन सामने आ गई थी।
मैं इसकी खूबसूरती में ऐसे खोया हुआ था कि मुझे कोई होश ही नहीं रहा था कि वो मेरे बिल्कुल पास आ गई है। अचानक ही इसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। इसके लफ्ज़ को महसूस करके मैं यकदम ही होश की दुनिया में लौटा और इससे बेसाख्ता पीछे हुआ था। मेरे इस अंदाज पे वो यकदम ही खिलखिलाई थी और कहने लगी, अरे इतना क्यों परेशान हो रहे हो? मैं कोई अछूत थोड़ी हूँ। जबकि मैं बिल्कुल बौखला सा गया था, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या बोलूं। मैं बिल्कुल खामोशी से सर झुकाए खड़ा था। वो लड़की मजीद मेरे करीब आई और मेरी कमर में हाथ डाल दिया, जबकि मैं अपनी सांस तक रुक चुका था। वो मुझसे कहने लगी, तुम अभी तक शायद अपनी नौकरी की नौयत नहीं समझे हो। तुम्हें मेरी खिदमत के लिए यहाँ पर बुलाया गया है और तुम मुझसे दूर भाग रहे हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम कैसे इंसान हो। इसकी बात सुनकर मैं फौरन ही बोला, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मुझे आपकी नौकरी की नौयत अभी तक समझ नहीं आई है। प्लीज़ मुझे बता दें। और जैसे ही इसने मुझे नौकरी की नौयत बताई, मेरे 14 तबक रोशन हो गए, क्योंकि उसने अचानक ही मेरा वो मैं फौरन ही इस कमरे से निकल आया था और इस महल से ही जाना चाहता था। मैंने कभी भी हराम को मुंह नहीं लगाया था। मेरी शादी मेरे बचपन में ही मेरी माँ ने मेरी कज़न के साथ तय कर दी थी। मैं इसकी अमानत था और वो लोग न जाने मुझसे किस बात की नौकरी करवाना चाह रहे थे। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि बादशाह के घराने से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी ऐसा काम करते होंगे। मुझे तो इस शहजादे पर हैरत हो रही थी, जिसने मुझसे कहा था कि अगर मुझे इसकी शहजादी की जानिब से कोई शिकायत का मौका मिला तो वो मेरा सर धड़ से जुदा कर देगा। तो इस सारी चीज़ों का मतलब मुझे अब समझ में आया था जब मैं इस शहजादी के कमरे से बाहर आ गया था। मैं जल्दी जल्दी इस महल से निकलना चाहता था, क्योंकि मेरी बस हो चुकी थी। लेकिन इससे पहले ही मुझे 2 मुलाजमों ने पकड़ लिया था और वापस अंदर महल में ले आए थे। मैं खुद को छुड़वाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, मगर इनकी गिरफ्त मजबूत होने की वजह से मेरे इरादे पूरे नहीं हो पा रहे थे। मेरा दिल कर रहा था कि यहाँ से कहीं गायब ही हो जाऊं और पलट कर इस तरफ ना देखूं, क्योंकि मैं ऐसा कोई काम करना नहीं चाहता था जिससे मैं जहन्नम के अंदर जाऊं। मैं दूसरे मुल्क में था। यहाँ पर मेरा कोई भी जानने वाला नहीं था। मुझे अपनी हिफाजत खुद करनी थी, लेकिन मैं एक ऐसी जगह पर फंस चुका था जहाँ से निकलना मेरे लिए शायद अब नामुमकिन था। इन लोगों ने मुझे लाकर वापस से शहजादी के कमरे में फेंक दिया था और मुझे वापस अपने कमरे में देखकर जोर जोर से वो कहकहा लगाने लगी और कहने लगी, जब मैंने तुम्हें खुद आराम से यहाँ रहने के लिए कहा था और तुमको जब सारी बातें समझा दी थी, तो तुम खुद को क्यों तकलीफ पहुँचा कर यहाँ से जा रहे थे? तुम जानते हो ये मिस्र है, ये कोई पाकिस्तान नहीं है जहाँ से बंदा आराम से निकल जाए। और तुम किसी आम घर में मौजूद नहीं, बल्कि मिस्र के शहजादे के महल में मौजूद हो। हमारे यहाँ लोग आते तो अपनी मर्जी से हैं, लेकिन जाते वो हमारी मर्जी से ही हैं। जबकि मैं खौफजदा सा इस शहजादी को देख रहा था, मुझे अपना आप बिल्कुल बेबस महसूस हो रहा था। थोड़ी देर पहले जब वो शहजादी मेरे करीब आना शुरू हो चुकी थी, तो इसने अचानक ही मेरा हाथ पकड़ लिया था और खुद की जानिब खींचते हुए मुझे दावत गुनाह दे रही थी। यहाँ पर इसी नौयत की नौकरी की जाती थी। शहजादी शहजादे के पास जाने से पहले कुछ रोज तक नौजवान लड़कों के साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम करती थी और इसके बाद शहजादे के पास जाती थी। ये बातें मेरे दिमाग पर हथौड़े की मानंद बरस रही थी। मैंने इस शहजादी की जानिब देखते हुए कहा कि आप ऐसा काम करना क्यों चाहती हैं? अगर आप ऐसा काम कर लेंगी तो आप शहजादे के लिए अनछुई तो ना रहेंगी, बल्कि आप तो इस्तेमाल शुदा औरत हो जाएंगी। ये तो गलत है ना, और ये तो गुनाह भी है, और मैं कोई भी गुनाह नहीं करना चाहता हूँ। पाकिस्तान में मेरी होने वाली बीवी मौजूद है, और अगर मैं आपके साथ ये ताल्लुक बनाऊंगा तो ये मेरी होने वाली बीवी के साथ धोखा होगा। जबकि मेरी बात सुनकर वो शहजादी कहने लगी, तुम्हारी होने वाली बीवी को कौन बताएगा कि तुम मेरे साथ ये ताल्लुक बना चुके हो? ये बात मेरे और तुम्हारे बीच में ही रहेगी। तुम्हें यहाँ पर ये काम करने के लिए ज़्यादा दिन नहीं रुकना पड़ेगा। तुम कुछ रोज़ ही यहाँ पर मेरे साथ रुकोगे और ये काम करके चले जाओगे। इस बारे में सिर्फ मुझे मालूम है या फिर तुम्हें मालूम होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शहजादे को, और किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलेगा। लेकिन इस काम के बदले तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसा दिया जाएगा कि तुम्हारी आने वाली नस्लों की ज़िंदगी बदल जाएगी। तुम कौन सा यहाँ पर हमेशा रहना है?
تمہیں کون سا یہاں پر ہمیشہ رہنا ہے جو اتنے پریشان ہو رہے ہو؟ میں نے اس شہزادی کی جانب دیکھا اور سیدھا اٹھ کر اس کے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس لڑکی نے جب مجھے خاموشی سے بیٹھتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی میرے پاس ہی آ کر بیٹھ گئی اور میرے جسم کو چھونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن میں نے اس سے پہلے ہی اسے روک دیا اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ میں معافی چاہتا ہوں، لیکن میں آپ کے ساتھ یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ ہمارا اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ جو شخص بھی ایسا کام کرتا ہے وہ زنا کے زمرے میں آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے قیامت والے دن جہنم کی آگ میں جھلسا دیں گے۔ میں ایک پکا مذہبی انسان ہوں، میری بیوی ہی میرا سب کچھ ہوگی جو پاکستان میں میرا انتظار کر رہی ہے۔ میں آپ کے ساتھ یہ غلط کام نہیں کر سکتا۔ میری بات سن کر وہ شہزادی کہنے لگی، اگر تم اپنی زندگی جینا چاہتے ہو تو کچھ روز کے لیے تمہیں یہ کام ہر حال میں کرنا ہوگا۔ اگر تم اپنی خوشی سے راضی نہ ہوئے تو تمہیں زبردستی راضی ہونا پڑے گا، کیونکہ اس محل میں صرف ہمارا حکم چلتا ہے اور ہمارے حکم کی خلاف ورزی کوئی نہیں کر سکتا۔ میں بے بسی سی نگاہوں سے اس لڑکی کی جانب دیکھ رہا تھا اور اس سے پوچھنے لگا، لیکن آپ ایسا کام کرتی ہی کیوں ہیں؟ اگر آپ کے یہاں کی یہ روایت تھی تو اس کے پیچھے یقیناً کوئی کہانی تو ضرور ہوگی۔ مجھے کچھ تو اس بارے میں بتائیں تاکہ میں خود کو اس چیز کے لیے تیار کر سکوں۔ میں مکمل اب بے بس ہو چکا تھا۔ واقعی اگر میں اس چیز کے لیے رضامند نہیں ہوتا تو یہ لڑکی مجھے ختم کر دیتی یا وہ شہزادہ مجھے یہاں سے زندہ ہی نہ نکلنے دیتا۔ یہ سب چیزیں سوچ کر میں نے ہار مانتے ہوئے اس لڑکی کی جانب دیکھتے ہوئے یہ سوال پوچھا تھا۔ لڑکی نے گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا اور کہنے لگی، کوئی بھی انسان اپنی خوشی سے ایسا کام نہیں کر سکتا ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں بھی جانتی ہوں کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں یہ سب کچھ زنا کے زمرے میں آتا ہے اور ایسے لوگوں کی معافی نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ برسوں سے ریت چلی آ رہی ہے۔ شہزادے کے پاس جانے سے پہلے ہمیں کسی غیر مرد کے ساتھ کچھ راتیں بسر کرنی ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے ہی میں تمہارے ساتھ ایک رات گزارنا چاہتی ہوں، کیونکہ یہی ہمارے یہاں کی ریت ہے۔ پہلے کے لوگ بھی یہی کرتے تھے۔ اسی شاہی خاندان کو ایک عورت نے برسوں پہلے ایک بد دعا دی تھی کہ جو بھی انچھوئی شہزادی اس سلطنت کے شہزادے سے شادی کرے گی وہ شہزادہ شادی کی پہلی رات ہی مر جائے گا۔ پہلے کے لوگوں نے اس بات کو اتنا زیادہ سیریس نہیں لیا تھا اور اس عورت کی بد دعا کارآمد ثابت ہوئی تھی، اور جو بھی انچھوئی شہزادی سے شہزادہ شادی کرتا وہ شہزادہ پہلی رات ہی مر جاتا تھا۔ جس انسان نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے وہ میرا سب کچھ ہے۔ میں اور وہ ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ ہم لوگ کسی بھی نوجوان پر اچانک سے بھروسہ نہیں کر لیتے۔ جو لوگ دور دراز سے کام کے لیے یہاں پر آتے ہیں ہم خاموشی سے انہیں یہاں بلاتے ہیں اور ان کے ساتھ تعلقات قائم کر کے انہیں واپس ان کے ملک بھیج دیتے ہیں، اور بدلے میں اتنا معاوضہ انہیں دے دیتے ہیں کہ وہ اپنی ساری زندگی آرام اور سکون سے گزار لیتے ہیں۔ میری مدد تمہیں کرنی ہی ہوگی کیونکہ تم ایک بھلے انسان ہو۔ میں تم سے کچھ زیادہ نہیں مانگ رہی، کچھ راتیں میرے ساتھ بسر کر لو اور اس کے بعد تم آرام سے یہاں سے جا سکتے ہو۔ میں بہت اضطرابی کیفیت کا شکار تھا۔ ایک طرف مجھے اس شہزادی پر ترس بھی آ رہا تھا تو دوسری طرف اپنی ماں کا دیا ہوا وہ وعدہ بھی آ رہا تھا جو میری ماں نے میری خالہ کو دیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں ابھی اس کشمکش میں مبتلا تھا کہ اچانک ہی شہزادی نے اپنے ہونٹ میرے گال پر رکھ دیے تھے، جس کو محسوس کر کے میں ایک دم ہی کسی اچھوت کی طرح سے اس سے دور ہو کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں گومگو کیفیت کا شکار تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ وہ شہزادی مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تم کیوں ضد کر رہے ہو؟ تم کیوں خود کی موت کو دعوت دے رہے ہو؟ تم مجھے بار بار دھتکار رہے ہو۔ میں کوئی عام انسان نہیں ہوں بلکہ ایک شہزادی ہوں جو کافی دیر سے میری منتیں ترلے کر رہی تھی، مجھے سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ اب اس نے یکدم ہی اپنی ٹون بدل لی تھی اور وہ غصے میں آ کر دھاڑتی ہوئی بولی تھی۔ میں بار بار منع کرنا چاہ رہا تھا، میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ شہزادی میرے قریب آ گئی اور یکدم ہی میرے سینے سے لگ گئی۔ میں اس کو الگ کرنا چاہتا تھا لیکن اس نے مجھے بہت طاقت کے ساتھ پکڑ لیا تھا۔ میں کب تک اپنے نفس پر قابو پاتا؟ یکدم ہی مجھ پر بھی شیطان غالب آ گیا اور میں اپنے نفس سے لڑتا لڑتا ہار گیا، اور میں نے بھی اپنے بازو اس شہزادی کے گرد لپیٹ لیے۔ اس حسن کی دیوی نے مجھے خود کے اندر ایسا مشغول کیا کہ میں اپنا آپ ہی بھول گیا اور پورا دن اس میں ڈوبتا چلا گیا۔
شام کے 4 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی تو شہزادی نیم برہنہ لباس میں میرے ساتھ ہی لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے جب نگاہیں گھما کر اس کی جانب دیکھا تو مجھے اپنا آپ انگاروں پر لوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ میں بے ساختہ ان کے پاس سے اٹھ گیا اور خود کے وجود کو دیکھنے لگا جو بے لباس تھا۔ میں گھبراتا ہوا باتھ روم میں چلا گیا اور خود کو رگڑ رگڑ کر دھونے لگا۔ میں اپنے آپ کو بے ساختہ تھپڑوں سے مارنے لگا۔ میں نے ایک بہت بڑا گناہ کر دیا تھا جس کی کوئی معافی نہیں تھی۔ جس چیز کی قسم میں نے کھائی تھی کہ میں کبھی بھی زنا نہیں کروں گا وہ میں کر چکا تھا۔ میں اپنے نفس سے ہار گیا تھا۔ مجھے اپنا آپ بہت گندا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ اچانک ہی باتھ روم کا دروازہ کسی نے بجایا اور مجھے باہر آنے کے لیے بولا، لیکن میں نے کسی بھی آواز پر توجہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں وہیں بیٹھ کر چیخ چیخ کر رونے لگا۔ میری آواز شاید باہر بھی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے باہر موجود شہزادی بے چین ہو رہی تھی۔ وہ بار بار واش روم کے دروازے کے پاس آتی اور اس کو بجا کر مجھے باہر آنے کے لیے بولتی۔ کافی بار اس نے اپنا لہجہ سخت کیا تو کافی بار مجھے بہت پیار سے سمجھانا چاہا، لیکن میں بالکل بھی اپنے حواس میں نہیں تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ ایک پل کو میرا دل کیا کہ میں یہیں پر خود کو ختم کر کے اپنی جان دے دوں، کیونکہ میرے پاس اب کچھ نہیں بچا تھا۔ مجھے اپنا آپ جہنم کی آگ میں جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اپنی ماں کے وہ جملے یاد آ رہے تھے کہ کبھی بھی ہماری ناک نہ کٹوانا، کبھی بھی گناہ نہیں کرنا، اور وہ گناہ میں آج کر چکا تھا۔ تھوڑی دیر تک میں اپنی آنکھوں سے آنسو بہانے کے بعد کھڑا ہوا تو باہر ہی وہ شہزادی پریشان حال کھڑی تھی۔ میں نے اس کی جانب لال سرخ آنکھوں سے دیکھا اور دکھ بھرے لہجے میں بولا، کاش میں آپ کے ہاتھوں موت تسلیم کر لیتا، لیکن یہ گناہ نہیں کرتا۔ مجھے آج اپنا آپ زمین میں دھنستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ نہ جانے میرا اللہ کب مجھے اس گناہ کے لیے معاف کرے گا۔ میں نے حرام کو ترجیح دی ہے۔ جس چیز سے میں بھاگتا تھا اس کو میں نے آپ کی وجہ سے اپنا لیا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اور میں یہ بول کر اس محل سے نکل آیا تھا جو میری بربادی کا سامان بن چکا تھا۔ جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا وہاں آنے کے بعد میں نے اللہ سے رو رو کر ہر رات معافی مانگی تھی، لیکن مجھے بالکل بھی سکون نہیں تھا۔ اگلے روز مجھے بہت اچھی ملازمت مل گئی تھی، جس کی وجہ سے میں خاموشی سے نوکری کرنے لگا اور رات کے پہر رو رو کر اپنے گناہ کی معافی مانگنے لگا۔ کچھ عرصہ بیت جانے کے بعد وہی آدمی میرے پاس آیا تھا اور مجھے اپنے ساتھ چلنے کے لیے بول رہا تھا۔ میں نے اس کو صاف بول دیا تھا کہ تم مجھے مار دو لیکن میں تمہارے ساتھ کسی طور بھی نہیں جاؤں گا، لیکن جو بات اس نے مجھے بتائی وہ میرے اوسان خطا کر گئی تھی۔ اس انسان کا کہنا تھا کہ شہزادی 2 دفعہ خود کو مارنے کی کوشش کر چکی ہے، وہ بار بار تمہارا نام لے رہی ہے، ایک بار آ کر ان سے ملاقات کر لو تاکہ انہیں آرام آ جائے۔ میں یہ بات سن کر بے چین ہو گیا اور فوراً ہی اس آدمی کے ساتھ چلا گیا۔ جب میری اس شہزادی سے ملاقات ہوئی تو وہ لڑکی مجھے وہ لگی ہی نہیں جس سے میں پہلی بار ملا تھا۔ وہ بالکل خاموشی سے کافی دیر تک مجھے تکتی رہی اور اچانک ہی میرے پاؤں میں گر گئی اور مجھ سے معافیاں مانگنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، میں خود کو معاف ہی نہیں کر پا رہی ہوں۔ مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے۔ میں نے تمہیں گناہ گار کر کے اپنے ساتھ ظلم کیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک سلطنت کی شہزادی میرے پاؤں میں گر کر معافی مانگ رہی ہے۔ میں نے اسے کچھ نہیں کہا، بس اس کو اتنا ہی بولا کہ میں تمہیں معاف کر چکا ہوں، بس دعا کرو کہ تمہیں اور مجھے میرا اللہ بھی معاف کر دے۔ یہ بولنے کے بعد میں 1 منٹ بھی وہاں نہیں رکا تھا اور الٹے پیر ہی واپس اپنے ٹھکانے پر آ گیا تھا، کیونکہ اگر میں کچھ دیر اور وہاں رکتا تو شہزادی کو دیکھتے ہوئے میرے گناہ کا احساس شدت اختیار کر لیتا۔